वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। दिस इज मिर्चा, योर लीगल मेंटोर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं सीआरपीसी एज अ सब्जेक्ट को, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1972, ठीक है। तो ये जो सीआरपीसी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है लॉ में। आप सब अगर आप लॉ कर रहे हैं तो आप सबको पता ही होगा। और जो सीआरपीसी है अगर वो आपका क्लियर है, रेडी है, तो आपका जो कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम्स है, लॉ के जो एग्जाम्स होते हैं, आपका एक जो पोर्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो सीआरपीसी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो अभी अभी आपने रिसेंटली एक न्यूज भी सुना होगा कि अमित शाह ने एक अपना स्टेटमेंट दिया था कि वो सीआरपीसी और आईपीसी के क्या करेंगे, वो ड्राफ्ट बिल्स लाएंगे पार्लियामेंट में, करेक्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्यूचर में भी हमें देखने को मिलेगा कि सीआरपीसी और आईपीसी का एक तरीके से बोल सकते हैं कि उनका रिजुविनेशन होगा, या फिर बोल सकते हैं कि उनमें कुछ और ही हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, एडिशन में। तो ये तो बात की बात रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी के लिए सीआरपीसी को। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें अपने डेफिनेशन के सेक्शंस को, ठीक है। जो डेफिनेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं वो अगर क्लियर हो गया तो आप धीरे धीरे क्योंकि ये जो टर्म्स होते हैं ना वो उसका क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये जो टर्म्स है वो आपको पूरे बेयर एक्ट में देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं ये जो डेफिनेशंस है वो आपको लिंक में उनके मिलेंगे। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो उसको बार बार ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए इनमें इन्होंने क्या किया, अपने बेयर एक्ट में सबसे पहले उन्होंने क्या डिस्कस किया है, डेफिनेशंस के बारे में बताया, ठीक है। डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 में फॉल करते हैं, ठीक है। और उसमें कई सारे डेफिनेशन है। अगर आप देखेंगे तो ए से लेकर के वाई तक डेफिनेशंस है पूरे, मतलब सोच सकते हैं कि कितने सारे डेफिनेशंस हैं, जो कि हमें सब नहीं पढ़ने हैं क्योंकि सब हम बोल सकते हैं कि उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कुछ जो डेफिनेशंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में तो हम लोग थोड़ा डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे, फिर अपने अगली आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस है सीआरपीसी के डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं पहला डेफिनेशन, दैट इज बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। इसमें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी और उसके बाद हम आगे फर्दर जब इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो कि आपको क्या पता ना समझ में आए तो आगे चल के हम एग्जाम्पल्स के साथ भी इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। सो बेलेबल जो ऑफेंस होता है बेयर एक्ट में है, मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। जो सीआरपीसी का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें जो ऑफेंसेस आते हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे क्या, बेलेबल ऑफेंसेस, ठीक है। और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ, या फिर किसी और लॉ में कोई भी ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसको कि बेलेबल बोला गया है, वो ऑफेंसेस बेलेबल होंगे, या फिर जो फर्स्ट शेड्यूल में सीआरपीसी के दिया गया है वो जो ऑफेंसेस होंगे वो बेलेबल होंगे, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मींस एनी अदर ऑफेंस, कोई भी अदर जो ऑफेंसेस होंगे जो कि बेलेबल ऑफेंस नहीं होंगे उसे हम क्या कहेंगे, नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं। तो बेलेबल जो ऑफेंस होते हैं, एन एक्यूज्ड चार्ज विद अ बेलेबल ऑफेंस हैज द राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल अंडर सेक्शन 436 ऑफ द सीआरपीसी। तो मान लीजिए कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने बेलेबल ऑफेंस अगर कमिट किया है, ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि उस पर्सन को ये राइट दिया जाता है, उसका अधिकार होता है कि उसको रिलीज किया जाए बेल पर, ठीक है। किस सेक्शन में, अंडर सेक्शन 436 ऑफ द सीआरपीसी में, ठीक है। As a general rule, bailable offences are those in which punishment is for or less than 3 years. अब जो bailable जो offences होते हैं उसके जो punishment होते हैं वो क्या होते हैं, 3 साल तक के लिए होते हैं, या फिर क्या होते हैं, less than 3 years, ठीक है, less than 3 years। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनकी जो punishment की ड्यूरेशन दी गई है वो कम है। इसका मतलब क्या है, ये एक तरीके से लेस सीरियस होते हैं या फिर लेस ग्रेवर होते हैं, ठीक है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा ग्रेव ऑफेंसेस में नहीं आते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं बेलेबल ऑफेंस, जिसमें कि आपको अधिकार है, ये राइट है कि अगर आपने वो ऑफेंस कमिट किया है तो आपको बेल लेने का राइट है, बेल लेके आप क्या कर सकते हैं, छूट सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे एग्जांपल्स है जैसे कि सिंपल हर्ट जो कि सेक्शन 337 ऑफ आईपीसी में दिया गया है। ब्राइबरी जो होती है, जो घूस लेते हैं, सेक्शन 171E ऑफ द आईपीसी। पब्लिक न्यूसेंस, मान लीजिए कि आप पब्लिक में है और मतलब ड्रिंक करके कुछ ऐसे आप केओस वगैरह जो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सेक्शन 290 में दिया गया है आईपीसी के। और डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी। तो ये जो ऑफेंसेस होते हैं बेसिकली ये आपके आते हैं बेलेबल ऑफेंसेस में, और इनकी जो पनिशमेंट होती है वो 3 साल या 3 साल से कम होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये होते हैं कुछ लेस सीरियस ऑफेंसेस, ठीक। अब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो होते हैं आर वेरी सीरियस, ठीक है, ऑफेंसेस वेयर बेल इज अ प्रिविलेज एंड ओनली द कोर्ट्स कैन ग्रांट इट। बेल प्रिविलेज तो होता है, ये उनके पास एक तरीके से बोल सकते हैं कि उनके लिए बेनिफिट के तरीके से तो है, प्रिविलेज उनको दिया जाता है कि आप बेल ले सकते हैं, लेकिन अगर जब तक कोर्ट जो है उसको ग्रांट नहीं करती है तब तक ये जो बेल है उनको नहीं मिल सकती नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में। अगर कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस अगर करता है कमिट तो उनको बेल जो है वो नहीं मिल सकती अनलेस एंड अनटिल जो कोर्ट है अगर वो ग्रांट करती है तो ही मिल सकती है, ठीक। मान लीजिए कि अगर किसी ने मर्डर कमिट किया अंडर सेक्शन 302 ऑफ द आईपीसी, डाउरी डेट जो है 304B ऑफ द आईपीसी, ठीक। वैसे ही अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है, या फिर वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, किडनैपिंग, रेप, तो ये जो सारे ऑफेंसेस आते हैं ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आते हैं, ठीक है। इसमें कि आपको जो बेल है वो नहीं मिलती है अनलेस एंड अनटिल जो कोर्ट है वो अगर ग्रांट ना करे तो, ठीक। आई होप कि आपको बेलेबल एंड नॉन बेलेबल जो ऑफेंसेस होते हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं हम पीछे और अपने आगे बढ़ाते हैं अपने बी को, सब क्लॉज बी को, सेक्शन 2 के सब क्लॉज बी को। तो क्या कहता है वो, चार्ज के बारे में बात करता है। चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। तो बेसिकली यहाँ पे हमको चार्ज क्या होता है वो नहीं बताया गया है, बताया गया है इसमें कि चार्ज जो है इंक्लूड करता है एनी हेड ऑफ चार्ज, ठीक है, व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन दी वन, जब चार्ज कंटेन करता है एक हेड से ज्यादा, ठीक है। तो चार्ज बेसिकली क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए कि कोई भी इंसान जो है वो कोई भी ऑफेंस अगर कमिट कर देता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है पूरी इंक्वायरी उसकी की जाती है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो एक तरीके से किया जाता है। तो जब ये सब हो जाता है वो जो रिपोर्ट वगैरह एविडेंसेस जो होते हैं सब लेके जाते हैं, तो वो कोर्ट के पास लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो कोर्ट जो होती है वो देखती है कि ये इस बंदे ने ये जो ऑफेंसेस किए हैं उसके ऊपर ये कौन कौन से जो चार्ज है वो लगेंगे। तो कौन से ऑफेंस के लिए कौन सा जो चार्ज लगता है कि भैया तुमने ये ऑफेंस किया है और इसीलिए तुम्हारे ऊपर ये जो चार्जेस है वो लगेंगे, तो उसका मतलब होता है चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे चार्ज जो है एज अ डेफिनेशन तो नहीं बताया गया, लेकिन चार्ज इंक्लूड क्या करता है वो यहाँ पे बताया गया है। चार्ज मतलब कोई भी ऑफेंस जो किसी पर्सन ने किया है उसके ऊपर क्या चार्जेस लगेंगे, तो उसे हम कहते हैं चार्ज, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मींस अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन एन ऑफेंस, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है एक ऑफेंस, ठीक है। और कॉग्निजेबल केस का मतलब क्या होता है, अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, और अंडर एनी अदर लॉ, फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग सीआरपीसी के और कोई भी अदर लॉ में अगर है, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट, वारंट के विदाउट भी जो अरेस्ट कर सकते हैं तो उसे हम कहेंगे कॉग्निजेबल केस, ठीक है। वारंट जो है वो क्या होता है, पहले समन दिया जाता है, समन्स दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया जाता है, समन्स अगर देने के बावजूद भी अगर आप नहीं आते तो आपको वारंट दिया जाएगा, ठीक है। तो वारंट में क्या होता है, आपको आना ही पड़ता है। तो ये जो केसेस होते हैं, कॉग्निजेबल जो केसेस होते हैं, वो पुलिस क्या करती है, विदाउट वारंट भी डायरेक्ट जाके उनको अरेस्ट कर सकती है कोई भी पर्सन को, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको और अच्छी तरीके से जानते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट
द अक्यूज चार्ज विद अ कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट अ वारंट। यहाँ पे विदाउट वारंट भी एक जो पुलिस ऑफिसर होता है जो अक्यूज्ड है उसको क्या कर सकता है, वो अरेस्ट कर सकता है। दीज ऑफेंसेज आर मोर सीरियस इन नेचर, और ये जो ऑफेंसेज होते हैं बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं नेचर में, विच इज ओनली पनिशेबल विद फाइन इज नेवर अ कॉग्निजेबल वन। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गया, मर्डर, रेप, थेफ्ट, किडनैपिंग, डाउरी डेथ एक्सेट्रा। तो आपको जानने का यहाँ पे क्या जरूरत है कि बेसिकली ये जो ऑफेंसेस होते हैं ये ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकते हैं कि उसको, और ये जो ऑफेंसेस होते हैं मोर सीरियस इन नेचर होते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मर्डर, रेप, थेफ्ट, किडनैपिंग, डाउरी डेथ एक्सेट्रा। ठीक, आते हैं नॉन कॉग्निजेबल पे। नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, एन ऑफेंस फॉर विच द पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट। तो ये जो ऑफेंसेस होते हैं इसमें पुलिस ऑफिसर जो होता है उसके पास अथॉरिटी नहीं होती है कि आप जाके डायरेक्टली उसको अरेस्ट कर लीजिए। इसमें क्या होता है, आपको वारंट जो है वो कोर्ट से लाना पड़ेगा और उसके बाद ही आप अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट वारंट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के जो अक्यूज होते हैं उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। एंड सच ऑफेंसेस आर लेस सीरियस इन नेचर, और ये जो ऑफेंसेस होते हैं वो कम सीरियस होते हैं। जैसे कॉग्निजेबल में बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस में ये आपको कॉग्निजेबल ऑफेंसेस माना जाता है, जैसे मर्डर, रेप, ये सारी चीज हो गई। लेस जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जैसे असॉल्ट हो गया, चीटिंग हो गया, फॉर्जरी हो गया, डिफेमेशन हो गया, पब्लिक न्यूसेंस हो गया, तो ये जो सारी ऑफेंसेस होती हैं वो लेस सीरियस होती हैं और ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आती हैं। और ये सेक्शन 2 क्लॉज सी में है और ये सेक्शन 2 क्लॉज आई में आपका दिया गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे हम जानेंगे कि कंप्लेंट क्या होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, ए पढ़ा, बी पढ़ा, सी पढ़ा। ठीक है, अब आते हैं डी। तो कंप्लेंट जो होता है मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट। तो कंप्लेंट जो होता है बेसिकली वो क्या किया जाता है, फाइल किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने ही। ठीक है, विद अ व्यू टू ही टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड। ठीक है, अब ये जो कंप्लेंट है वो फाइल किया गया मजिस्ट्रेट के सामने, उसमें क्या करेगा, जो मजिस्ट्रेट होगा वो एक्शन लेगा, दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन। अब ये जो कंप्लेंट जो है फाइल की गई है नोन पर्सन के द्वारा या फिर अननोन पर्सन, मतलब नोन पर्सन के लिए या फिर अननोन पर्सन के लिए ये जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, एक्शन लेगा। has committed on offense but does not include a police report। लेकिन ये जो है पुलिस रिपोर्ट इसमें इंक्लूड नहीं होती है, क्योंकि जो कंप्लेंट होती है वो डायरेक्टली किसको फाइल की जाती है, वो डायरेक्टली जो है वो मजिस्ट्रेट को फाइल की जाती है। इस वजह से यहाँ पे पुलिस जो रिपोर्ट होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, एफआईआर जो होता है वो उसमें पुलिस जो होता है पूरा मतलब जांच पड़ताल करता है, उसके बाद एक पूरा रिपोर्ट तैयार करता है, फिर लेके जाता है मजिस्ट्रेट के पास। लेकिन कंप्लेंट में ये डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास मतलब कोई भी इंसान जा रहा है, तो इस वजह से पुलिस जो रिपोर्ट होती है वो इसमें नहीं इंक्लूड होती है। ठीक, अब आते हैं अपने जी पे, दैट इज इंक्वायरी। इंक्वायरी का क्या मतलब होता है, एवरी इंक्वायरी मतलब सारी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल। लेकिन ट्रायल नहीं होगा, लेकिन उसमें सारी जो इंक्वायरी होती है वो आती है। कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय ए मजिस्ट्रेट और ए कोर्ट। अब ये जो इंक्वायरी होती है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा कंडक्ट कराई जा सकती है या फिर कोर्ट के द्वारा। ठीक है, इंक्वायर। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो इंक्लूड करता है ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। बेसिकली जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो वहां पे पूरे एविडेंस के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, तो एविडेंस मतलब जो भी मतलब जो अक्यूज होता है उसको क्या सही गलत, मतलब उसने ये कमिट किया है क्राइम कि नहीं किया है, तो उसके लिए सारे एविडेंसेस जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसीडिंग्स चलती रहती है, ठीक है, उन प्रोसीडिंग्स के दौरान ये एक तरीके से जो पुलिस ऑफिसर होता है वो इन्वेस्टिगेशन करता है। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सारे एविडेंसेस कलेक्ट करके वो कोर्ट में लाता है। ठीक, इंक्लूड ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड for the collection of evidences conducted by a police officer or any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन होता है ये बेसिकली पुलिस ऑफिसर ही करता है, लेकिन और भी कोई पर्सन कर सकता है। ठीक है, जो कि मजिस्ट्रेट तो नहीं होगा, लेकिन कोई और एनी अदर पर्सन कर सकता है, जो कि मजिस्ट्रेट जो है उसको एक तरीके से ऑथोराइज करेगा या फिर एक तरीके से पावर देगा उसको, वो सारी पावर जो कि पुलिस ऑफिसर के
पास है, ठीक है, लेकिन विदाउट वारंट अरेस्ट करने का पावर नहीं देगा, लेकिन वो पावर देगा जो कि सारी पावर पुलिस ऑफिसर के पास है, तो फिर वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन को, ठीक है। तो ये कौन देगा, ये जो मजिस्ट्रेट है उसके बिहाफ में उसको ऑथराइज किया जाएगा अदर पर्सन को, ठीक है। तो ये जो सारे डेफिनेशन है, यहाँ पे हमने इन सारे डेफिनेशंस को डिस्कस कर लिया, तो हमने एच तक डिस्कस किया है। तो अभी हम उसके बाद क्या करेंगे, आगे जो डेफिनेशंस होंगे हम अपनी अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और वाई तक डेफिनेशन क्लॉज है पूरा, तो हम पूरा डेफिनेशंस नहीं बल्कि हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वही करने वाले हैं डिस्कस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और जरूर से जरूर शेयर करें और बताइएगा जरूर कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Thank you.